नमस्कार मेरे प्यारे लाडले साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं साइंस की धमाकेदार कक्षा के साथ फिर से आ चुका हूं आपके बीच में। आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट 28 पढ़ाने वाला हूं। 27 प्रैक्टिस सेट अभी तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया है और साथ ही साथ आप इनका रिविजन भी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बार इन प्रैक्टिस सेट को पढ़ लें, इसके बाद रिटर्न करने के बाद में आप इनका रिवीजन जरूर करें ताकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाए। दोस्तों, हम आज 28 सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चंस, ये सेशन काफी मजेदार और धमाकेदार है आपके लिए। एग्जाम्स में क्वेश्चन सारे यहीं से आएंगे। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक ज्यादा से ज्यादा करें और अधिक से अधिक कमेंट्स आपको जरूर करें। तो दोस्तों, आज का ये सेशन है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये फोटोज आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक दिन आपका भी फोटो इस स्क्रीन पर होने वाला है दोस्तों। तो बस कुछ ही दिन का इंतजार है, फिर ये इंतजार खत्म होने वाला है और हम लोग करेंगे शुरुआत। तो दोस्तों, आज के धमाकेदार सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। तो डाल लीजिए हेडिंग प्रैक्टिस सेट 28। तो 28 प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, देखते हैं आज के सेशन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। आज के क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं, आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो गया आज के क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है आज का, हार्मोन का उपयोग किस लिए किया जाता है? हार्मोन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहां ऑप्शन देके रखा है। हार्मोन और एंजाइम के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो पहला ऑप्शन है मेटाबॉलिक कार्य के लिए, रोगों से बचाव के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए या पाचन और पुनः उत्पादन के लिए। तो हार्मोन्स के फंक्शन अगर हम देखें तो क्यों जरूरी है दोस्तों, कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनमें हम एंजाइम और हार्मोन इन दोनों के लिए दोनों का उपयोग करते हैं। अब हार्मोनल एक्टिविटीज अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं वो हमारे अंदर सभी प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करवाते हैं। देखिए, ध्यान से देखना है। हार्मोन का अगर हम काम देखें तो जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जैविक क्रियाएं होती है शरीर की, इन जैविक क्रियाओं का समन्वय करवाता है और ये सभी जैविक क्रियाएं उपापचय प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है या इन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो शरीर के अंदर ऐसे कई सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो होते हैं। तो हार्मोन की वजह से ये मेटाबॉलिक रिएक्शन पूर्णतः बैलेंस होते हैं। तो सही जवाब आज के प्रश्न का होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ध्यान देना है, मेटाबॉलिक रिएक्शन शरीर में सभी जैविक क्रियाओं का सुचारू रूप से चलना और हार्मोन इसके लिए काफी ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। अब यहां से की पॉइंट एग्जाम्स का मैं बताने वाला हूं कि आप एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड जरूर पढ़ लेवें, यानी कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियां। काफी ज्यादा क्वेश्चन यहां से देखने को आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? बताना है परमाणु का रासायनिक गुण। तो पहली चीज है यहाँ पर वैलेंसी संयोजकता, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास परमाणु भार और इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु का रासायनिक गुणधर्म अगर हम लोग देखें तो दोस्तों ध्यान रखना है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होता है किसी भी के अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। और दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है यही परमाणु संख्या होती है, यानी ये परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो आपको अपने नोट्स में इस पूरी बात को लिख लेना है कि मैंने आपको क्या बताया। आप यहाँ पर एक बात और समझ सकते हैं जो मैंने थ्योरी क्लासेस में अच्छे से पढ़ाया है कि Z बराबर P बराबर E होता है। तो Z बराबर P बराबर E का मतलब क्या कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों, काफी अच्छा ये क्वेश्चन था और यहाँ पर हमने सही जवाब बी को चुना है। तो आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। यहाँ पर एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम दिया है, भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? दोस्तों, यूनिक प्रश्न है। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को 1968 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और ये सम्मान किस लिए था तो मैं आपको बता दूं, जेनेटिक कोड यानी कि आनुवांशिक कोड। आनुवांशिक कोड जो हमारे अंदर लक्षण होते हैं वो जीन की वजह से होते हैं दोस्तों, और जेनेटिक कोड्स का काम क्या होता है? लक्षणों को ट्रांसफर करना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब दिया गया, तो 1968 में डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना
अब आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि इनके बारे में और कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्हें आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में कुछ अचीवमेंट आपको कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आनुवांशिक कोड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन कीट उत्पाद नहीं है? बताइएगा कौन कीट उत्पाद नहीं है। ये क्वेश्चन है जो आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं आपके एग्जाम्स में। तो आनुवांशिक अगर देखा जाए कीट उत्पाद यानी कि इंसेक्ट प्रोडक्ट नहीं है जो कीटों से प्राप्त होता है। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के ऑप्शन हैं हमारे पास, मोम है, शहद है, रेशम है और केसर है। तो कई सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सोच लिया है पहले से, क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ है जो कीटों द्वारा उत्पादित होते हैं। जैसे आप लोग रेशम समझिएगा, तो रेशम कीट से पैदा होता है। अगर हम लोग देखें रेशम कीट, और रेशम कीट का पालन करना क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। सेरीकल्चर एक ब्रांच है, तो सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, एक कीट होता है जो ऑर्थोपोडा संघ से बिलोंग करता है। ऑर्थोपोडा संघ, ये आप सारे फाइलम पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि एग्जाम्स में इनके फाइलम के नेम पूछे जाएंगे और एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगला टर्म्स हम लोग देख रहे थे कि ऑर्थोपोडा के अंदर एक कीट आता है, नाम है इसका बोम्बेक्स मोराई। बोम्बेक्स मोराई नाम का कीट, और इस कीट की वजह से इस कीट को सहतूत के पौधे पर पाला जाता है, और सहतूत की पत्तियों को खाकर ये अपना पोषण प्राप्त करता है, और ये अपनी प्यूपा अवस्था में हमें क्या देता है? रेशम देता है। तो मैं आपको एक स्टेज भी लिख देता हूं कि बोम्बेक्स मोराई किस स्टेज में, तो प्यूपा अवस्था के अंदर ये हमें रेशम प्रदान करता है, प्यूपा अवस्था। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, और एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा यहाँ से आएंगे। हम लोग देखते हैं शहद, तो शहद भी मधुमक्खी, मोम, तो दोस्तों मोम भी एक कीट उत्पाद माना जाता है। तो ये तीनों कीट उत्पाद है, बल्कि यहाँ जो केसर होगा वो केसर एक प्लांट से मिलने वाला प्रोडक्ट है, एक पादप से मिलने वाला। ये आपको कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है कि केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो आपके इसमें अलग अलग भाग होंगे, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायक। तो इस तरीके से नाम आपको देखना है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। दोस्तों बता देना है आपको डी पे जाके कि केसर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि किस भाग से प्राप्त होता है। तो यहां सही जवाब केसर हो जाएगा, जो प्लांट से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समुद्र के पानी में, समुद्र के पानी का क्षारीयता की मात्रा क्या होगी? तो आपने इसका पीएच वैल्यू 7.4 पढ़ा है दोस्तों। और एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये अधिक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर 7 से अधिक है तो क्षारीयता होगी, और 7 से कम है तो अम्लता होगी, और 7 पर है तो उदासीन होगा। तो सही जवाब इस प्रश्न के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अधिक होगी। अब पीएच वैल्यू को बहुत अच्छे से पढ़ो, आप लोगों को अलग अलग नाम, देखिए मैं यहाँ से की पॉइंट्स बता रहा हूं जो एग्जाम्स में जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके लिए। की पॉइंट है कि आप सभी के पीएच मान अच्छे से पढ़ लीजिए, सभी के पीएच मान अच्छे से पढ़ लीजिए। और एक टर्म और एसिड बेस में जाकर आपको पढ़ना है कि अलग अलग मटेरियल में या विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों को आपको पढ़ना है, अम्ल पढ़ना है। तो अलग अलग प्रकार के जो एसिड होते हैं उनको जाके आपको पढ़ लेना है। जैसे अगर हम देखें तो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, नींबू, संतरा और इनमें सिट्रिक एसिड होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है ना, चींटी के डंक में फॉर्मिक या मैथेनोइक एसिड होता है। तो ऐसे कई सारे एसिड है जो आपको पढ़ लेना चाहिए, और अलग अलग पीएच मान पदार्थों के वो भी आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारी जल का सूत्र क्या होगा आपको बता देना है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। हैवी वाटर का फॉर्मूला आपको बता देना है। तो यहाँ भारी जल का एक नाम और होता है दोस्तों, गुरुजल। और ये गुरुजल क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ H2O है, तो H2O तो जल का फॉर्मूला हो जाएगा, और यहाँ D2O दिया है, तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। D2O भारी जल का फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ NaCl की बात करें तो सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक, इसे हम लोग सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक के नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक। और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर इसका नाम हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे आमाशय के अंदर से निकलता है। तो क्या इतनी जानकारी आप लोगों को यहाँ से समझ में आई? अब ये भारी जल होता क्या है, या इसे गुरुजल क्या कहा जाता है?
तो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है दोस्तों, और इस हाइड्रोजन के समस्थानिक का जो नाम है वो नाम है ड्यूटेरियम। क्या नाम है? ड्यूटेरियम। अब ड्यूटेरियम जो ऑक्साइड होता है इसका सिंबल होता है 1H2, यानी इसमें 2 इसका परमाणु भार है और 1 इसका परमाणु क्रमांक है। चलिए, तो इसी की क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो भारी जल का निर्माण हो जाता है। और भारी जल के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसको D2O कहते हैं और ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका नाम होता है। और दोस्तों इसका यूज अगर हम लोग देखें तो इसका यूज होता है नाभिकीय रिएक्टर में। भारी जल का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों एक चीज और भी है, भारी जल के यूज से हम लोग कृत्रिम वर्षा में भी करते हैं। D2O का उपयोग कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल जो रेन होता है उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो यहां से इतनी सारी जानकारी आपको क्लियर हुई होगी, तो बी ऑप्शन हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ध्यान देना है, -78 डिग्री सेल्सियस पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो शुष्क बर्फ का रूप धारण कर लेती है। ये ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। तो यहां से इतनी जानकारी आपको समझ में जरूर आई होगी। क्वेश्चन नंबर 7, बॉक्साइट किसका अयस्क माना जाता है? देखिए सारे अयस्कों को लेकर कई बार मैं आपको क्लास में समझा चुका हूं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बॉक्साइट पिछली बार भी आ चुका है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आपकी शिफ्ट में क्या आ जाए किसी को नहीं पता है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए। बॉक्साइट अयस्क है। अगर हम लोग कॉपर की बात करें तो कॉपर में रूबी कॉपर वगैरह आते हैं, जिंक, जिंकाइट वगैरह आ जाता है। एल्यूमिनियम में आपको याद रखना है, एक तो आ जाएगा बॉक्साइट जो इस प्रश्न का सही जवाब है, बॉक्साइट। इसके बाद यहाँ आ जाता है कोरंडम, एक आ जाता है फेल्सपार, ये इसके अयस्क हैं। और एक आ जाता है काओलिन। तो दोस्तों ये इतने सारे जो नेम हैं, ये नेम सारे किसके अयस्क के हैं? तो एल्यूमिनियम के अयस्क ये माने जाते हैं, यानी एल्यूमिनियम ओर्स माने जाते हैं। आयरन की बात करें तो आपको यहां से याद रख लेना है हेमेटाइट, हो सकता है इस बार ये दोनों नाम आए। इसके बाद मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट भी लोहे का अयस्क है। और एक और नाम जो एग्जाम में आ सकता है वो है आयरन पायराइट। तो आयरन पायराइट किसका नाम है? तो आयरन पायराइट नाम है लोहे के अयस्क का। दोस्तों ये सारी जानकारी जो इस प्रश्न से आप लोगों को मिली आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला भी अगर आप देखें तो Fe2, यहां पर हम बॉक्साइट की बात कर रहे हैं तो बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3.X2 होगा। चलिए मैं लिख देता हूं Al2O3.X, यहाँ 2H2 आ जाएगा, है ना, बॉक्साइट का फॉर्मूला। और अगर हम देखें कोरंडम का फॉर्मूला तो आप इसमें से 2H2 माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए Al2O3। अब दोस्तों हेमेटाइट की बात करें तो Fe2O3, यहाँ मैग्नेटाइट की बात करें तो Fe3O4 और आयरन पायराइट की बात करें तो Fe2 लिखा हुआ है आयरन पायराइट, जिसे मूर्खों का सोना या बेवकूफों का सोना भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहां से इतनी सारी जानकारी क्लियर हुई, इस प्रश्न के लिए सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है फिजिक्स का बड़ा अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने। गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या होता है? आपने पढ़ा है कि अगर बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक को पीछे की ओर धक्का लगता है, वही गोली आगे की ओर बढ़ती है। जैसे आपने देखा कि एक रॉकेट के अंदर से जितनी तेजी से गैस निकलेगी नोजल से उतनी तेजी से रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। तो आपने ये सारे एग्जाम्पल कहाँ पढ़े? तो इसमें ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, या उत्पन्न गैसों द्वारा लगाए गए पीछे की ओर बल है, या फिर न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, या गति का पहला नियम है। अब दोस्तों यहां जो प्रक्रिया हो रही है वो हो रही है एक्शन रिएक्शन, कि एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल है, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल समानता। तो ये न्यूटन की गति का थर्ड लॉ होता है कि एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो दोस्तों ध्यान देना है, एक्शन रिएक्शन में थर्ड लॉ काम करेगा, ऑप्शन नंबर सी, कि जितनी तेजी से गोली आगे जाएगी उतनी तेजी से तोप को पीछे की ओर धक्का लगेगा। तो दोस्तों पीछे की ओर काफी ज्यादा सपोर्ट हमें देना होता है, और बंदूक से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब यहां से एक प्रश्न और है कि अगर मैं
न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करूं तो आपको एक ध्यान रखना है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आपको ध्यान रखना है संवेग संरक्षण सिद्धांत, एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी, और इस पर भी आप पर काम करेंगे। रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है, तो रॉकेट इस सिद्धांत पर काम करता है, यानी रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरी। दोस्तों काफी अच्छे प्रश्न हैं, लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं। चलिए सेशन को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर आप लोग नहीं कर पाते दोस्तों। लोहे का अयस्क आज ही हमने पढ़ा है कि लोहे का अयस्क इसमें आ जाएगा। हम देखेंगे हेमेटाइट। हेमेटाइट जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ये लोहे का अयस्क होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। अयस्कों से लेकर चीजें काफी ज्यादा आ रही है। क्यूपराइट कॉपर का अयस्क होता है, कॉपर तांबा जिसे हम Cu के नाम से जानते हैं। और डोलेमाइट दोस्तों दो धातुओं के अयस्क हैं डोलेमाइट के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि ये जो नाम अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको संभल के रहना है, क्योंकि डोलोमाइट में दो मेटल्स प्रेजेंट रहेगी। एक इसमें रहेगी मैग्नीशियम, एक इसमें रहेगी मैग्नीशियम, और एक यहाँ रहेगी कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम इन दोनों का अयस्क माना जाता है डोलोमाइट, यानी इसको हम फॉर्मूला अगर देखें तो MgCO3.CaCO3 CaCO3। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि किन दो धातुओं की प्राप्ति एक अयस्क से होती है, तो वो है डोलेमाइट से। तो सही जवाब हेमेटाइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। देखिए एक ऑप्शन के लिए मैंने 3 ऑप्शन और समझाए हैं, बस इसी चीज का महत्व आपके एग्जाम में आपको होने वाला है। दोस्तों अंतिम दौर है और पैरों को लड़खड़ाना नहीं है, गिरना नहीं है। अगर गिरे हैं तो उठो और फिर दौड़ो, यही सवाल है दोस्तों। वर्दी अगर लेना है इस बार तो अथक मेहनत कीजिए, अंतिम दौर में हार मत मानिए और लगातार डटे रहिए, क्योंकि सफलता इस बार आपके कदम जरूर चुनेगी। मैं ये प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों मेहनत भी बहुत जरूरी है उसके साथ में आपके लिए। तो क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन इनमें से किस प्रक्रिया से होता है। सेल डिवीजन की यहां पर बात बोली गई है, तो कोशिका विभाजन अपने अलग अलग तरीके से देखा। दोस्तों 3 प्रकार का विभाजन होता है। अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो असूत्री विभाजन, अमाइटोसिस। एक होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों ध्यान देना है अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। तो यहां पूछा गया है इन तीनों के द्वारा। ये बहुत ही स्मॉल यानी कि निम्न स्तर के जीवों में चलने वाली प्रक्रिया है। ये निम्न स्तर के प्राणियों में पाए जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें एक केंद्रक होता है, एक सेल होती है, उसका न्यूक्लियस होता है केंद्रक, वो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनमें ये वाला प्रोसेस चलता है। समसूत्री विभाजन हमारे अंदर होने वाला विभाजन समसूत्री विभाजन है। जनन कोशिका को अगर छोड़ दिया जाए, है ना, माइटोसिस होगा तो जनन कोशिका को छोड़ दिया जाए या रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ दिया जाए तो हर जगह माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है और मियोसिस होता है जनन कोशिकाओं में। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा माइटोसिस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो यहाँ हेट्रोसिस और युग्मन अलग जवाब हो जाएंगे, सी एकदम सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। चलिए क्वेश्चन 11, एक वायु अवरुद्ध पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला पर एक तोता बैठा हुआ है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही गजब का है, आपको अच्छे से समझना है। एक फिर से पढ़ते हैं हम लोग। एक वायु अवरुद्ध, वायु अवरुद्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो जहां वायु का आना जाना पूर्णतः बंद है, यानी किस कंडीशन में है अभी हम, निर्वात में। निर्वात बोले तो वैक्यूम, वैक्यूम जहां माध्यम नहीं होता किसी प्रकार का। दोस्तों ध्यान देना है। तो जहां वायु अवरुद्ध है और पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग, तुला में एक तोता बैठा हुआ है, तोता उड़ना आरंभ करता है, तो स्प्रिंग तुला के पाठ्यांक में क्या होगा आपको बताना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या वृद्धि होगी अगर तोता वहां से उड़ जाता है, तो स्प्रिंग तुला में क्या वृद्धि होगी, क्या कमी होगी, या परिवर्तन नहीं होगा, या शून्य होगा। तो काफी सोचने समझने वाला ये क्वेश्चन आपके सामने है आज। तो दोस्तों जब उस तुला से, स्प्रिंग तुला से जब तोता उड़ जाएगा, तो उस स्प्रिंग तुला के पाठ में या रीडिंग में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि नो चेंजेस, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां ग्रेविटी का वैल्यू शून्य होता है वहां किसी प्रकार का कोई वेट नहीं होता है, कोई भार नहीं होता है,
तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में ही प्रेजेंट होती है या पुरानी अवस्थाओं में ही पाई जाती है। तो आपने पढ़ा होगा स्मॉल जी, जहां बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। सही जवाब था उसका सी, है ना, हम लोगों ने लगा दिया है अपरिवर्तित। वाटर गैस का फॉर्मूला इनमें से क्या होगा? तो व्यापारिक नाम सारे पढ़ के जाओ, कि आप व्यापारिक नाम अच्छे से पढ़ लो दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से। जैसे मार्स गैस किसको कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, निर्माता गैस। तो वाटर गैस का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा, देखिए CO2 प्लस H2, CO2 नहीं आएगा, CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन गैस, ये वाटर गैस है, या इसको हम लोग जल गैस के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ एक नाम और लिख दीजिएगा, नाम है निर्माता गैस, यानी कि प्रोड्यूसर गैस। दोस्तों ये प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला हो जाएगा CO प्लस N2। CO प्लस N2, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन आएगी तो प्रोड्यूसर गैस बनाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस आएगी तो जल गैस का निर्माण यहाँ पर करेगी। क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए कहाँ मौजूद होते हैं? दोस्तों डीएनए के फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, अगर हम डीएनए की बात करें, एक आनुवांशिक इकाई है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको समझ में आया? इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये भी आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ होता है ए, जी, सी और टी। ए से मतलब हो जाएगा एडिनिन, ए का मतलब यहाँ एडिनिन है, जी का मतलब यहाँ ग्वानिन है, सी का मतलब यहाँ साइटोसिन है, साइटोसिन होगा, और टी का मतलब हो जाएगा थाइमिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? थाइमिन हो जाएगा। तो सही जवाब है यहाँ के लिए, इस प्रश्न के लिए हमारे पास कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, बी, केंद्रक के अंदर होता है न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक के अंदर पाया जाने वाली इकाई है डीएनए आरएनए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो मैंने इसका फुल फॉर्म बता दिया और किससे मिलकर ये बना होता है। तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस, AGCT, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब यहाँ अगर आरएनए होता तो यहाँ AGCU आ जाता, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और यू से बन जाएगा यूरेसिल, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता। क्वेश्चन नंबर 14, कार्य को परिभाषित किया जा सकता है, कार्य की परिभाषा क्या होगी? दोस्तों आप सभी को पता है कि फिजिक्स में कार्य करने का मतलब होता है किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या होना? परिवर्तन होना, कार्य को बोलते हैं। तो कार्य बराबर हो जाता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, यानी यहां हो जाएगा F इंटू वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस। तो यहाँ बल गुना विस्थापन, चलिए यहाँ तो ऑप्शन दे के नहीं रखा है, पर दोस्तों इसका एक अपडेटेड फॉर्म भी है। देखो ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, इस विस्थापन को हम लोग डिस्टेंस के भी नाम से जान सकते हैं, दूरी। तो बल गुना दूरी, एक फॉर्मूला और लिख दीजिए, बल गुना दूरी। तो बल गुना दूरी किसका फॉर्मूला है? ये भी कार्य का फॉर्मूला है, विस्थापन को दूरी लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए। बस ये आपको कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चन, तो आपको तैयार रहना है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ये दोस्तों ध्यान देना है। जूल कार्य का एसआई मात्रक है, तो कार्य और ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल को माना जाएगा। आज के सेशन 28 सेशन का आज हम पढ़ेंगे आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, न्यूमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्रश्न रिपीटेड है, ये पहले भी आ चुका है और आज भी आपके सामने है। तो न्यूमोनिया दोस्तों ये छोटे बच्चों में अक्सर ये रोग होता है, छोटे बच्चों में, और ये होता किससे है? तो ये रोग होता है जीवाणु से। दोस्तों इसमें इसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम का जीवाणु, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम का एक बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये रोग होता है। और ये किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को प्रभावित करता है, श्वसन मार्ग को ये अवरुद्ध करता है। तो सही जवाब यहाँ फेफड़े हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के दोस्तों 15 प्रश्न हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को देख लिया, जो काफी धमाकेदार और अच्छे प्रश्न थे, एग्जाम में आ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, पढ़ाई को लूज ना होने दे, एग्जाम्स करीब हैं और इस बार हमें अपना सपना भी पूरा करना है। तो लगे रहें और मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।